अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बनाए पार्लिमानी उमूर के इजलास के दौरान वफाकी वजीर आजम सवाती की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात की बौछार के बाद एक नई बहस का आगाज हो चुका है। इजलास के दौरान सेनेटर आजम सवाती ने इल्जाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, ऐसे इदारों को आग लगा देनी चाहिए। हुकूमती वजीर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का जामिन है। इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता रहा है। इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने पूछा कि आजम सवाती बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने किससे पैसे लिए, क्या इलेक्शन कमीशन ने नून लीग या पीपल्स पार्टी से पैसे लिए। इस पर आजम सवाती ने कहा कि मैंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। इलेक्शन कमीशन ने कायमा कमेटी इजलास से वॉकआउट कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कायमा कमेटी में पेश आने वाले वाक़े से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात बेचने के इल्जाम पर शदीद इजहार बरहमी करते हुए पीर के रोज ECP का हंगामी इजलास तलब कर दिया है। अब इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल मलिक अरकान को ब्रीफिंग देंगे और पार्लिमानी उमूर की कायमा कमेटी इजलास में हुकूमती वजीर के इल्जामात से भी अरकान को आगाह किया जाएगा। कमेटी के इजलास में EVM से मुतालिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक तरमीम मंजूरी के लिए पेश की गई। चेयरमैन कमेटी ताज हैदर ने इंतलाहात बिल पर वोटिंग कराने का ऐलान किया। सेनेटर आजम सवाती ने मुतालबा किया कि वोटिंग करानी है तो हुकूमती मेंबर समीना मुमताज का वोट ऑनलाइन लिया जाए। सेनेटर वलीद इकबाल का कहना था कि हुकूमती मेंबर समीना मुमताज तबीयत नासाजी की वजह से लॉजेस में है, उनको ऑनलाइन ले ले। इजलास में फारूक शनाइक ने दलील दी कि सेनेटर कामरान मुर्तजा को भी ऑनलाइन वोटिंग की इजाजत नहीं दी गई। चेयरमैन कमेटी ने जवाब दिया कि वोटिंग सिर्फ उस मेंबर का हक है जो इजलास में मौजूद होगा। वजीर कानून फरूक नसीम ने दलील दी कि अदालत उज़्मा की समाअत भी अब ऑनलाइन होती है। वजीर कानून के मुताबिक समीना मुमताज साहिबा को ऑनलाइन वोटिंग की इजाजत दी जाए। फरूक नसीम के जवाब में चेयरमैन कमेटी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वोट सिर्फ उसका होगा जो मौजूद होगा। मैं तारीख को जवाब दूं, मुझे उम्मीद है तारीख मुझे मेरे फैसले पर बुरा नहीं बोलेगी। इसके बाद आजम सवाती हुकूमती अरकान और वज़रा वॉकआउट कर गए। बाद कमेटी ने सेनेट कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल्स पर वोटिंग कराई, जिसके बाद कमेटी ने हुकूमत की जानिब से पेश करदा 5 तरामीम को आज सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में मुस्तरद कर दिया है। कायमा कमेटी ने समंदर पार पाकिस्तानीज यानी ओवरसीज को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए हक के राय दही के इस्तेमाल की तरमीम और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुतालिक तरमीम मुस्तरद की है। इजलास में इंतखाबी फहरिस्तों की इलेक्शन कमीशन की बजाय नादरा से तैयारी को भी मुस्तरद किया गया है। कमेटी ने सेनेट इंतखाबात ओपन वोटिंग के जरिए कराने की तजवीज़ भी मुस्तरद की है। इजलास के दौरान सेनेटर मुंतखब होने के 60 अय्याम के अंदर हल्फ लेने की तजवीज़ को अगले इंतखाबात तक मौखर कर दिया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए नून लीगी सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत कानून में तरमीम सिर्फ एक शख्स के लिए ला रही है। सब जानते हैं कि इसहाक डार मुल्क से बाहर है, हुकूमत इसहाक डार की जगह अपने सेनेटर को मुंतखब कराना चाहती है। हुकूमती तरमीम बदनीयती पर मबनी है। तहरीक इंसाफ हुकूमत की सियासत का महवर मरकज इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। कतई नजर इसके कि इलेक्शन कमीशन ने EVM पर 37 एतराज़ात जमा कराए हैं। अपोजिशन ने EVM के जरिए इंतखाबात को धांधली का शाखसाना करार दिया है। हुकूमत भी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि आइंदा इंतखाबात EVM के तहत ही होंगे। इससे मुतालिक शिबली फराज साहब ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया, जरा वो भी आपके सामने रखता है। पॉलिटिकल स्टेटस को है वो नहीं चाहती कि इस मुल्क में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात हों, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनको अपनी सियासी मौत नजर आती है। ये इसीलिए इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हुकूमत इस बात पे पुरअज़्म है कि हमने 2023 के इलेक्शंस EVM के थ्रू कराने हैं। अब हुकूमत डटी हुई है कि 2023 के इलेक्शंस EVM के थ्रू ही होंगी। सवाल यह है कि क्या हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे आईनी इदारे को आग लगा सकती है? क्या हुकूमती वजीर का बयान आईनी इदारे की बेहुरमती नहीं है? इलेक्शन कमीशन का काम हुकूमत अपने हाथों में क्यों ले रही है? ये काम इलेक्शन कमीशन का है, हुकूमत ये क्यों करना चाह रही है? इदारों पर हमले के खिलाफ हुकूमती मेंबरान को क्या सजा मिल सकती है? क्या आजम सवाती अपने बयान पर माफी मांगेंगे? इलेक्शन कमीशन को आग लगाने के बयान की नौबत क्यों आई है? क्या हुकूमत इदारों को दबाव में लाकर मर्जी के फैसले हासिल करना चाहती है? यह पहला मौका नहीं है जब तहरीक इंसाफ की जानिब से इदारों पर बराह रास्त इल्जामात की बौछार की गई हो। इससे पहले इदारे तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्जामात सुनते आए हैं। इससे मुतालिक पहले क्या होता रहा है, जरा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने पेश करता है। रुकावट है पाकिस्तानियों, जो रुकावट है आपके सामने, रुकावटें हटाओ, कंटेनर हटाओ। पुलिस अगर खड़ी है और गैर कानूनी काम कर रही है, आपको अगर रोक रही है एक पुरअमन एहतजाज पे,
पुलिस को आगे से हटा दो। धरना देकर पार्लियामेंट बिल्डिंग से इस सदन को, इस प्राइम मिनिस्टर को, इस निजाम को गिरा दे। अब जलाओ घेराव की एक बार फिर बात हो रही है, इदारे को जलाने की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक जो कुछ कहा गया वो अपनी जगह पर, ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमती रवैये को गैर जमहूरी, गैर आईनी और इदारों पर हमले के मुतरादिफ करार दिया है। कमीशन ने 37 नुकात रखे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पाकिस्तान के इलेक्शन के निज़ाम को तबाह कर देंगी, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। जिसका उसको सिला ये मिला, एक वफाकी वजीर ने कमेटी के अंदर उनको कहा कि तुम चोर हो और तुम पैसे खाते हो। जब से ये हुकूमत आई है, ये चोरों की हुकूमत आई है, चोरी के नारे मारती है कि ताकि हमारी चोरी पर शक शुबा ना हो। ये जो हुकूमती वज़रा ने बयान दिया है कि इलेक्शन कमीशन को हम आग लगा देंगे, ये नहायत ही खतरनाक ऐलान है। ये हिटलर के शागिर्दों वाला ऐलान है। हिटलर ने भी जो इदारे उसके मातहत नहीं हुए थे उनको आगे लगवाई थी, पार्लियामेंट को जला दिया। हुकूमत की जानिब से जहां पार्लिमानी कमेटी के इजलास में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इल्जामात की बौछार की गई, वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर इत्तलात फवाद चौधरी समेत 3 वफाकी वज़रा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। वो क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन समझते हैं कि इसमें बेहतरी लाई जा सकती है तो वो मीडिया खेलना बंद करें। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और ख़ुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाएं और देखें, अपनी वर्थ आजमाएं कि उनका कौन वो वहाँ पे इलेक्शन कहाँ से लड़ सकते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट में आके अपना किरदार अदा करें। ये उनका एक आईनी हक है। लेकिन इस वक्त जो यूँ लग रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक माउथ पीस बन गए हैं अपोजिशन का। दोनों बिल्स को पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में हमने फैसला कर लिया कि लेके जा रहे हैं। आज भी कमेटी में हमारी अक्सरियत थी, 6 वोट एक तरफ थे, 7 वोट हमारे थे। और क्यों वो रिफ्यूज किया कमेटी के चेयरमैन साहब ने? वो चाह रहे थे कि जब 6 वोट बराबर हो जाएंगे, खातून को उन्होंने वोटर को निकाल दिया दरमियान में से, तो फिर वो अपना वोट डाल सकते हैं। हम 13 तारीख को सोमवार के दिन सुबह 11 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन बुला रहे हैं और वहां से इस बिल को, जिसको आज उन्होंने हमारी अक्सरियत के बावजूद बुलडोज किया, उसको हम इंशाअल्लाह रेफर करेंगे। ये महज इत्तफाक है कि एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रिफॉर्म करने का बेड़ा उठाया है और दूसरी तरफ वो सारे स्टेटस को के बंदे जो इस रिफॉर्म को रोकना चाहते हैं। अब इस सारे मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह ने एक और इंकशाफ किया और वो ये कह रहे हैं कि आज आज़म सवाती साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमले को कुछ ऐसी ही धमकियां दी थी। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अफनानुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपकी जानिब से दावा किया गया है कि आज़म सवाती साहब ने गुज़श्ता रोज़ भी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को धमकियां दी। बताइए ये कहाँ का वाकया है, ये वाकया कब और कैसे पेश आया और क्या आप भी इस मौके पर मौजूद थे डॉक्टर साहब? देखिए, वहाँ पे ऐवान सदर में एक फंक्शन था जहाँ पे इलेक्शन कमीशन का स्टाफ भी वहाँ पे था। ठीक है, इनके जितने जो मेन बंदे हैं वो सारे वहाँ पे थे। वहाँ पे आज़म सवाती साहब ने सदर के सामने इनको जो आज ज़बान इस्तेमाल की है वो कल भी की, ये कल हुआ है ये मामला। और उसके ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन का स्टाफ जो है वो थोड़ा सा मतलब कि दंग हो गया कि ये क्या हो रहा है, और उन्हें शायद उम्मीद थी कि सदर साहब जो हैं वो आज़म सवाती साहब को चुप कराएंगे और उनसे कहेंगे कि वो इस तरह की बातें ना करें। तो सदर साहब ने बजाय इसके कि उनको चुप कराते, उन्हीं को कहना शुरू कर दिया ECP के स्टाफ को कि आप लोग इस्तीफे कब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली आज़म सवाती साहब ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान को यही कहा था कि आप पैसे लेते हैं और इलेक्शन कमीशन ऐसे इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए, क्या यही एग्जैक्ट वर्डिंग थी आज़म सवाती साहब की गुज़श्ता रोज़ भी? नहीं, एग्जैक्ट वर्डिंग ये नहीं थी, मगर वो अब्यूसिव लैंग्वेज थी और टूवर्ड्स ECP अलोंग दीज लाइंस बात की थी उन्होंने। और जो है उसके अंदर धमकियां दी थी उनको और कि हम तुम्हें ठीक कर देंगे और इससे मतलब इस तरह के अलोंग दीज लाइंस बात की गई थी। और उसके ऊपर जो है फिर जो ECP का स्टाफ था उनको यानी कि आप समझ लो उन्हें हरास करने की कोशिश की। ये लोग अब बेसिकली चाह ये रहे हैं कि क्योंकि इनको लग रहा है कि इनका मामला अब नहीं चलेगा तो ये धमकियों पे आ गए हैं कि अगर तो हमारी बात नहीं मानोगे तो हम ये कर देंगे। अच्छा अफनानुल्लाह साहब, आज फवाद चौधरी साहब की तरफ से कहा गया कि असल में इलेक्शन कमीशन से मसला नहीं है बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से है, क्योंकि वो नवाज शरीफ के बहुत करीब रहे हैं। क्या वाकई चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ के बहुत करीब है? देखिए, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनकी अपॉइंटमेंट इमरान खान साहब ने की है। तो अब अगर ये कह रहे हैं कि जी वो मुस्लिम लीग नून के इनकी तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर है तो इसका इलाज मेरे पास नहीं है, कहते हैं इसका इलाज बल्कि किसी के पास भी नहीं है।
ये हर उस इंसान को जो 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 इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगा, जो इस मुल्क का मफाद देखेगा, उसको ये इसी तरह ही बोलेंगे, क्योंकि इन लोग ये सिर्फ ये चोर दरवाजे से ताकत में आए थे। इनको मालूम है कि ये ना 2018 का इलेक्शन जीते हैं, ना ये आइंदा कभी कोई इलेक्शन जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार, कॉलम नवीस और सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि वफाकी वजीर आजम सवाती की जानिब से इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक जो इल्ज़ामात सामने रखे गए हैं, क्या ये कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आता है? जी, बज़ाहिर तो ऐसे लगता है। मैं वहाँ मौजूद नहीं था जहाँ ये बात कही गई, लेकिन जिस तरह मीडिया में ये रिपोर्ट हुई है, अगर ऐसे ही कहा गया है तो बिल्कुल ये कंटेम्प्ट, इसके अलावा और क्या होती है। लेकिन एक गुस्से के आलम में कहा गया है। ज़िम्मेदारी का तकाजा तो ये है कि गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, डिस्पैशनेटली ऐसे मामलात को देखना चाहिए, और अगर ऐसे हो ही गया है तो फिर उस पर फौरी तौर पे माजरत कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छे अल्फाज नहीं हैं किसी भी इदारे के बारे में इस्तेमाल करने के। लेकिन अहमद साहब, हुकूमत तो अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। ना सिर्फ ये कि आज़म सवाती साहब ने ये कलमात अदा किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और आज़म सवाती यूँ कहिए कि हुकूमत और ECP आमने सामने आ गए। उसके बाद वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और बड़ा जारहाना अंदाज दिखाई दिया है। बज़ाहिर ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एतराज़ात से कतई नज़र इस बात से कि अपोजिशन को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो एतराज़ कर रही है। हुकूमत ये चाहती है कि नेक्स्ट इलेक्शन EVM के ज़रिए से ही हों, तो अगर हुकूमत कोई जॉइंट सेशन बुला के बिल मंजूर करा लेती है तो क्या वाकई अगला इंतखाब हुकूमत करा सकेगी EVM के ज़रिए से? देखिए, ये मामला कानूनी माहिरीन इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। मेरी राय ये है कि हुकूमत अपनी अददी अक्सरियत के बुनियाद पे जॉइंट सेशन में गालिबन ये मंजूर तो करवा सकती है, लेकिन वो मंजूरी ये होगी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इस वक्त जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि वो इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को प्रोक्योर करेगा और उनको जनरल इलेक्शंस में इस्तेमाल करेगा। ये अल्फाज लिखे हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो सकता कि वो लाजमी पूरे के पूरे इंतखाबात 2023 के जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए से कराएं, क्योंकि उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होता है कि वो रूल्स बनाते हैं, और रूल्स में वो तफसीलात तय करते हैं कि किस तरह से ये इस मशीन इस्तेमाल की जाएगी, उसका शेड्यूल क्या होगा, क्योंकि ये मेरे ख़्याल में इतनी मुद्दत में तो मशीनें प्रोक्योर भी नहीं की जा सकती। तो प्रोक्योरमेंट का शेड्यूल भी देखना होगा, ट्रेनिंग का भी शेड्यूल देखना होगा, और फिर शायद ये इलेक्शन कमीशन तय कर पाएगा कि वो कब इलेक्शन करा सकेगा। ये बातें ज़ाहिर है कि कानून में दर्ज नहीं होती, ना हो सकती हैं। ये बातें तो इलेक्शन कमीशन को ही तय करनी होंगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है अहमद साहब के इलेक्शंस तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराने हैं। इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को यकीनन वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके, लेकिन बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि हुकूमत ये चाहती है कि वो इलेक्शन कमीशन को इस बात पर कायल करे या प्रेशराइज करे कि EVM को के जरिए से ही नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे। तो ये कहिएगा जब इलेक्शन कमीशन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, एतराज़ात दायर कर दिए हैं, तो उसके बाद क्या जवाब रह जाता है? अगर हुकूमत ये करेगी तो क्या ये काइंड ऑफ रिगिंग या बायसनेस नहीं है? क्या ये काबिल कबूल होगा किसी भी पार्टी को ऐसा इंतखाब? नहीं, बदकिस्मती से ये अगर इस वक्त इस तरह से किया जाएगा और ये जो प्रेशर की फ़िज़ा है उसे कायम रखेंगे। मैं फ़िलहाल एक अलाउंस देना चाहता हूँ हुकूमती वज़रा को, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जिन्होंने आज कमेटी के अंदर भी कहा कि वो वक्ती तौर पे जो उन्हें कमेटी के अंदर नज़र आ रही थी कि वो ये एक नई मेंबर को भी ऐड किया था कि उसके बाद शायद वो अपनी मर्ज़ी की अमेंडमेंट्स को पास करवा लेंगे, वो नहीं करवा सके, तो उनको शायद बहुत गुस्सा था और गुस्से के आलम में सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर वो गौर से इसको सोचेंगे तो शायद इसको रिकन्सिडर करेंगे, और करना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर अड़े रहेंगे और ये कानून भी पास करवा लेंगे तो भी गालिबन अगले इंतखाबात पूरे के पूरे वो EVM के ज़रिए नहीं करवा सकेंगे, इसलिए कि उसका शेड्यूल वगैरह मैंने पहले अर्ज़ किया वो सब इलेक्शन कमीशन को तय करना है, और ये प्रेशर डालना जो होगा काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो वो इलेक्शन जो 2 साल बाद होने हैं वो आज ही
उनकी जो इंटेग्रिटी है वो मशकूक हो जाएगी। देखिए अहमद साहब, जैसे आपने कहा कि हुकूमती वज़रा बज़ाहिर बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे थे कि गुस्सा है, और शायद इसका एक तसलसल दिखाई देता है जो डस्का इंतखाबात के अंदर हुआ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो खतो किताबत होती रही, उसका मिजाज बड़ा जारहाना दिखाई दिया, और एक तसलसल के साथ यूँ लग रहा है कि अब जैसे फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि शायद पूरे इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ भी कोई मामला है, और उनका कोई पास्ट कोई हिस्ट्री बता रहे थे जो नवाज शरीफ साहब के साथ है। तो क्या ऐसे कहने से हुकूमत की तरफ से बजाय इसके कि तामुल मजाजी का मुजाहरा किया जाए, इस एग्रेशन से क्या इलेक्शन कमीशन जो एक आईनी इदारा है वो स्ट्रेंथन होगा या मजीद वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, इलेक्शन कैसे आईनी इदारे के ऊपर इस तरह का हमला करना बिल्कुल गैर मुनासिब है और ये दुरुस्त भी नहीं है, इसलिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनकी तजवीज़ तो बुनियादी तौर पे पीटीआई की तरफ से आई थी। जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो इनका नाम पीटीआई की तरफ से तजवीज़ किया गया था, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और मुस्लिम लीग नवाज ने या लीडर ऑफ द अपोजिशन ने उससे इत्तफाक किया था। तो ये कंसेंसस चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये इल्ज़ाम लगाना कि वो नवाज शरीफ के करीब हैं ये उतना ही गलत है जितना ये इल्ज़ाम लगाना कि वो इमरान खान के करीब हैं। मेरे ख्याल में वो एक कंसेंसस कैंडिडेट थे और इस लिहाज से वो एक आइडियल कैंडिडेट हैं कि दोनों का इत्तेफाक इसके ऊपर हो गया। तो अब उन पे इस किस्म का इल्ज़ाम लगाना गालिबन ये बिल्कुल गैर मुनासिब सी बात है और एक दस्तूरी इदारे को, आइनी इदारे को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है, ये मुनासिब नहीं है। अहमद साहब, लास्टली ये कहिएगा कि हमारी मालूमात के मुताबिक पेलडैट को भी इस मशीन पर ब्रीफिंग दी गई है और आपने खुद इसकी ऑपरेशंस को मॉनिटर किया है। अगर हम बेनिफिट दें हुकूमत को यहाँ पर कि वो ये चाहते हैं कि सब लोग इसके ऊपर इत्तफाक करें, इसको देख लें, इसके अफ़ाल देखें कि कैसे सर अंजाम देती है, तो आपको क्या दिखाई देता है? वो ऑब्जेक्शंस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेज़ किए हैं, क्या ये मशीन आने वाले दिनों में उन रिजर्वेशंस का अजाला कर सकती है? देखिए, ये आपकी इतला दुरुस्त है। शिबली फराज साहब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने हमें दावत दी थी कि आप आके ये मशीन देखें, तो हम इस्लामाबाद में गए थे मशीन देखने के लिए। उन्होंने ख़ुद प्रेजेंटेशन भी दी और उसका डेमॉन्स्ट्रेशन भी दिया। तो ये मशीन बहुत अच्छी है, देखने में बिल्कुल ऐसे लगती है कि जैसे किसी बहुत तरक्की याफ्ता इदारे में बाहर से बन के आई हो। और इसके हमने ऑपरेशन भी करके देखा और फिर इसका प्रिंट आउट भी देखा, वो बिल्कुल एक्यूरेट था और बहुत अच्छा इसका बटलों वगैरह का ऑपरेशन था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक बिल्कुल अलग बात है, इसलिए कि जब ये मशीन, एक तो अव्वल तो ये मशीन अभी मालूम ही नहीं है कि ये मशीन इस्तेमाल होगी या अगर इत्तफाक के राय हो भी जाए तो वो तो टेंडर होंगे, टेंडर के नतीजे में किसका टेंडर मंजूर होगा, कौन सी मशीन होगी वो, और वो फील्ड में फिर कैसे ऑपरेट करेगी और क्या उसको कोई मैनिपुलेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सारी बातें तो इस मशीन की डेमॉन्स्ट्रेशन देखने से तो मालूम नहीं हो सकती। इसलिए वो एक मामला है जिसके लिए एक ही सूरत है कि आप ये छोटी छोटी किस्तों में इंस्टॉलमेंट्स आप इसको ग्रेजुअली इस्तेमाल करें और इसकी तादाद बढ़ाते चले जाएं और फिर इस हद तक हो जाए कि आप इसको पूरे के पूरे इंतखाबात में इस्तेमाल करें और इसी प्रोसेस में जो आप लेसन लर्न करें उसके मुताबिक मशीनों को इम्प्रूव करते चले जाएं। ये इसका तरीका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। ऑपोजिशन जमातों के दरमियान एक बार फिर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। पीडीएम से पीपल्स पार्टी और एएनपी की अलहदगी की वजूहात पर खुलकर बात की जा रही है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी की अलहदगी को डील करार दिया। उन्होंने पीपल्स पार्टी पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर डील करने का इल्जाम भी आयद किया। वो क्या कहते हैं, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अगर हमने बिलावल ही को पीडीएम कहना है, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में कौन खेला है, पीटीआई का ब्रैकेट कौन हुआ है, हम तो वो सियासत नहीं करेंगे कि जिसमें बिलावल हुई है। फिलहाल हुआ है, जो ऑफर उनके पास आए हैं वो ऑफर हमारे पास भी आए हैं, हमने नहीं माने जी। और हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ हमारे नोटिस में है, लेकिन हम दो महाज नहीं खोलना चाहते। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं और उनके नोटिस में भी है। वही ऑफर जो बिलावल को हुई वो पीडीएम को भी हुई थी। बारकैफ वो ये कहना चाह रहे हैं कि असल में ये सब कुछ जो हो रहा है, अगर बिलावल पंजाब में मौजूद है
या ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं ऑपोजिशन पर, तो ये किसी डील का शाखसाना है। मौलाना के पीपल्स पार्टी पर इस इल्जाम के बाद पीपल्स पार्टी की तरफ से इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है और पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने पीडीएम तोड़ने की जो जिम्मेदारी है वो भी मौलाना फजलुर रहमान पर आयद कर दी। वो क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता हूं। कोई पेशकश नहीं हुई, मौलाना साहब को पता है, मौलाना साहब कोई पेशकश हुई होगी, हमें तो कोई पेशकश नहीं हुई। यानी एक दूसरे पर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। वो कहते हैं मौलाना साहब को कोई पेशकश हुई है पीडीएम के सरबराह को, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है जो जिस तरह का रिस्पॉन्स सामने आ रहा है उस पर पीडीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि असल में यानी दोनों जानिब से डील का शोर मचाया जा रहा है, एक दूसरे की तरफ जो है वो तोपों का रुख है। इस वक्त ऑपोजिशन वर्सेस ऑपोजिशन दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशमकश जारी है तो दूसरी तरफ नून लीग भी मकबसे का शिकार दिखाई देती है। कंफ्यूजन है। जावेद लतीफ साहब की जानिब से नवाज शरीफ की वतन वापसी के दावे के बाद नून लीगी अरकान की जानिब से नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। कारकुनान का ख्याल है कि पार्टी में दो बयानियों के तासुर को ज़ाइल किया जा सकता है और ये दबी आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो पार्टी कायद है उनको वतन वापस आना चाहिए, क्योंकि नून लीगी रहनुमाई है कि वो वापस आएंगे, प्रैक्टिकली कमांड करेंगे पार्टी को, तो ये इख्तलाफात और ये कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। पाकिस्तान जिन मसाइल की दलदल में धंस चुका है, ठीक है, उसको निकालने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में होना और जल्द अज जल्द होना, यह अज़द ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये स्टेटमेंट कि वो ऑफर जो बिलावल साहब को हुई वही ऑफर पीडीएम को भी हुई थी, लेकिन पीडीएम की तरफ से शायद इस ऑफर को रद्द किया गया और बिलावल उसके साथ चल रहे हैं, अब ये कितना जस्टिफाइड है और क्या तौसीक करेंगे आप इसकी? मौलाना फजलुर रहमान साहब से इस तरह की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की तवक्को नहीं, और हमने उनसे यही गुजारिश की है कि ऐसी बेपर्की उड़ाने से परहेज करें और जो उनका एहतराम है उसको एहतराम की तरह ही लें। क्यों मजबूर करते हैं लोगों को? बहुत सारे हकायक बहुत सारी दुनिया के पास मौजूद है। तो उन्होंने बड़ी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है। अगर उनके पास किसी तरह का भी कोई सबूत है तो उनका अखलाकी और मजहबी तौर पे जिसको वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, सियासी तौर पे भी उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो हकायक को सामने लाएं, और अगर नहीं है तो उस पर बात करें और ये रवैया बंद करें। कायरा साहब, अपने इस दावे में उस बात का एतराफ भी कर रहे हैं कि पीडीएम को भी ऑफर हुई है, वो ऑफर जो पीपल्स पार्टी को हुई वही ऑफर पीडीएम को भी हुई है, तो आपको लगता है कि पीडीएम को भी ऑफर्स आ रही है? पीडीएम तो खत्म हो चुका जी, पीडीएम नाम की कोई चीज बाकी नहीं है, क्योंकि ये कोई बाकायदा इदारा नहीं बना था। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी जिसमें 10 जमातें शामिल थी। जब 2 जमातें उससे अलग हो गई और बाकी जमातें उसके चार्टर से इनहराफ कर गई तो फिर उसका वजूद खत्म हो गया। अब बाकी जो रह गया है वो जमातें अपनी जगह मौजूद हैं, उनका पूरी तरह वो अपोजिशन का इस्तेकात रखती हैं। उनको किस किस को क्या ऑफर हुई हमें नहीं पता, ना हमारे साथ कभी उन्होंने शेयर किया, हमारी क़यादत के साथ कभी उन्होंने गुफ्तगू की हो तो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन एज पीडीएम ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, पाकिस्तान के मीडिया में और मुख्तलिफ ज़राए से ये बातें जरूर चलती रही कि अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो जी वो अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, अफरा तफरी हो जाएगी, पाकिस्तान के मसाइल बहुत हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर मसाइल का हल निकलना चाहिए। सो ये बातें तो जनरली होती हैं, ये तो कोई मैसेजिंग नहीं थी, ना मेरे इल्म में कोई ऐसा है, लेकिन ये बातें तो जनरली मीडिया भी करता था, सियासी लोग भी करते थे। उसको अगर ये एंगल दिया जाए कि हमें मैसेजेस दिए गए तो और बात है। मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को प्रॉपर कोई ऑफर हुई थी कि ये करे और ये ना करे। अच्छा कायरा साहब, जहां तक पीडीएम के खत्म होने का मामला है वो तो मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि पीडीएम असल में ऑपोजिशन जमातों का इत्तेहाद था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम नहीं बनाई थी बल्कि ऑपोजिशन जमातों ने पीडीएम बनाई थी। दूसरी बात सर, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, ये बनाई थी अपोजिशन की जमातों ने ही बनाई थी। वो एपीसी जो जिसमें ये बनी वो पीपल्स पार्टी की क्रिएटेड थी और वो पीपल्स पार्टी की होस्टेड थी। उसमें ये ख्याल पेश हुआ, उस पर बहस हुई और पीपल्स पार्टी ने ही ये इनिशिएटिव लिया। इसमें बाकी जमातों के बगैर यकीनन नहीं बननी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, उसका एक मंशूर लिखा गया था कि हमने क्या करना है। इस हुकूमत को फौरी तौर पर फारग करके नए इंतखाबात कराए जाएं और अगली मुंतखब हुकूमत का क़याम, ये इसका चार्टर था, उसका तरीकाकार लिखा गया था। उसके तरीकाकार से खुद मौलाना ने और बाकी जमातों ने इनहराफ किया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि उसकी जो क्लासेस लिखी हुई हैं उसमें आखिरी क्लास इस्तीफे देने की है और उससे आखिरी क्लास से पहले, इमीडिएटली पहले जो क्लास है वो ये है कि हम
मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के खिलाफ पेश करेंगे, और अगर उसमें कामयाबी नहीं होती तो फिर आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तीफों में जाएंगे। इससे इन्हिराफ खुद मौलाना और बाकी लोगों ने किया, और उसके नतीजे में जो गलत फहमी पैदा हुई और एक लायानी सा एतराज हम पे करके उसके नतीजे में हमें उससे अलग करने की कोशिश की। जब दो जमातें उससे अलग हो गई, उस अंडरस्टैंडिंग से, उसके असूल से खुद मुस्लिम लीग इन्हिराफ कर गई। मियां शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि अब कौमी हुकूमत बननी चाहिए, वो कह रहे हैं कि 2023 का इंतखाब फ्री एंड फेयर होना चाहिए। मरियम बीबी कहती हैं कि 5 साल पूरे करने चाहिए। जुबैर उमर साहब और शायद खाकान साहब कहते हैं कि हम अदम एतमाद नहीं करना चाहते, हमें मौजूदा हुकूमत सूट करती है। तो जब वो बुनियादी असूल से इन्हिराफ कर चुके हैं तो सवाल उनसे बनता है या मौलाना फजलुर रहमान साहब से बनता है, पीपल्स पार्टी से क्या पूछना चाहते हैं? कायरा साहब देखिए, ये कंफ्यूजन ना सिर्फ इंटर ऑपोजिशन है बल्कि इंट्रा पार्टीज भी, जो ऑपोजिशन की पार्टीज है, इंट्रा पार्टीज भी बहुत सारी कंफ्यूजन मौजूद है। बिलावल साहब ने आज भी एम्फेसिस किया कि अदम एतमाद की तहरीक लाएं या फिर रेजिग्नेशन दे दें, ये मुनाफिकाना तर्ज अमल नहीं चलेगा। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो ये कहती है ठीक है, फिर आप नेशनल असेंबली से शुरू करें, हम तैयार हैं। देखिए, हमने पहले दिन ये बात कही थी, हमारे पास अक्सरियत पंजाब में नहीं है। पंजाब से शुरू क्यों किया जाए कि पंजाब में डिफरेंस बड़ा थोड़ा है और आसानी से ये काम हो सकता था। और एक और बात ध्यान में रखिए, जब हम ये बात कह रहे थे कि इस्तीफे देने की बजाय इस हुकूमत को चलता करें, अदम एतमाद मूव करें, तो फिर आप गौर करें कि उसके बाद जहांगीर तरीन साहब वाला ग्रुप भी सामने आया, एक और ग्रुप भी सामने आया। अपोजिशन उस वक्त मुत्तफिक थी और हम बाय इलेक्शन जीत चुके थे, हम सेनेट में हुकूमत को शिकस्त दे चुके थे, और गवर्नमेंट डाका मार के सेनेट का चेयरमैन हमसे छीन चुकी थी। उसके बाद अगर अपोजिशन मुत्तफिक रह के, मुत्तहिद रह के, लोग हमारी तरफ देख रहे थे, हमसे राब्ते कर रहे थे, और मुस्लिम लीग यकीनन हमसे बहुत बड़ी तादाद रखती है मेंबर्स की। अच्छा कायरा साहब, जैसे आपने बताया कि ये हो रहा था, यानी ये तो अब किस्सा माजी हो गया। आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि आप मुहर्रमुल हराम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से सरप्राइजेस देगी, तो क्या आज भी वो ग्रुप्स मौजूद हैं? आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरप्राइज देने की पोजीशन में है पंजाब में? देखिए, गुजारिश ये है कि हम असेंबली के अंदर सरप्राइजेस इसलिए नहीं दे सकते कि हमारे पास तो तादाद बहुत थोड़ी है। नहीं, असेंबली से बाहर सरप्राइज दे सकते हैं आपको। पहले गुजारिश सुनिए। एक तो ये है कि किस्सा माजी नहीं है, जिस जिक्र का आप फरमा रहे हैं कि वो किस्सा माजी हो गया कि इन्होंने एतमाद नहीं किया, तो ये जो आप फरमा रहे हैं, ये सारी बहस जो हो रही है, ये भी माजी का किस्सा है ना। नहीं देखिए, जहांगीर तरीन ग्रुप था कायरा साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप को मैनेज कर लिया गया। वो लोग जो टूटना चाह रहे थे मैनेज हो गए शायद। मैंने गुजारिश की कि जब हम कह रहे थे कि अदम एतमाद की तहरीक मूव करें, तो उस वक्त ये अरेंज नहीं होना था, ये मैनेज नहीं होना था। उस वक्त हुकूमत एट रन थी और हम ताकत में थे। आज अपोजिशन बिखरी हुई है और कश्मीर का इलेक्शन बिकॉज ऑफ पीडीएम के टूटने के, इन जमातों के गैर ईमानदाराना रवैये के हम हार चुके हैं। इसी तरह सियालकोट की सीट हारने के बाद जो मुस्लिम लीग की सीट थी, ट्रेडिशनल सीट थी, उसके बाद हुकूमत के जरा आप जो हाथ पांव हैं तगड़े हुए हैं और ये इन्होंने बगलें बजानी शुरू की है। सवाल ये, उस वक्त माजी में अगर करते तो माजी में अभी तक ये हुकूमतें खत्म हो चुकी होती। मुस्लिम लीग बड़ी तादाद वाली जमात है, पंजाब के अंदर उनकी बड़ी स्ट्रेंथ है। वो अगर नेकी से कोशिश करे, और उनके तो लीडर कह रहे हैं ना कि हम चाहते हैं 2023 के इंतखाब फ्री हो। बिल्कुल ठीक है कायरा साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आज हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए भी एक और तोहफा दिया गया है। आज नेपरा ने बिजली के सारिफीन पर एक बार फिर बिजली गिरा दी है। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में ₹1.38 इजाफा कर दिया है। बिजली की ये इजाफी कीमत सारिफीन से सितंबर के बिलों में वसूल की जाएगी। नेपरा के मुताबिक सारिफीन से 15 अरब इस्तेमाल शुदा यूनिट पर पैसे वसूल किए जाएंगे, जिससे नेपरा 25 अरब रुपए वसूल करेगा। इस कीमत में 17% सेल्स टैक्स जमा कर दिया जाए तो यह रकम 25 अरब से भी तजावुज कर जाएगी। सारिफीन जुलाई में इस्तेमाल की जाने वाली बिजली की कीमत सितंबर में अदा करेंगे।
लेकिन सारिफीन की मुश्किलात अभी भी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि बिजली के मजीद महंगा होने का खतरा पैदा हो गया है। अभी तक फ्यूल एडजस्टमेंट का कहकर जितनी कीमत बढ़ाई गई है फी यूनिट के अंदर, इसके बाद भी अभी मामला थमा नहीं है, बल्कि मजीद बिजली महंगी होने के इम्कानात अपनी जगह पर मौजूद हैं और सारिफीन पर यह बादल मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं। IMF बिजली के शोबे में सब्सिडी के खात्मे और टैरिफ में इजाफे का बार बार मुतालबा कर रहा है, जबकि वर्ल्ड बैंक ने भी तवानाई के मंसूबों के लिए $1 अरब के कर्ज को बिजली के टैरिफ में इजाफे से मशरूत कर दिया है कि अगर बिजली के टैरिफ में इजाफा होगा तो तभी IMF की तरफ से और वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो पावर सेक्टर है उसके लिए मख्तस कर्जे जारी किए जाएंगे। उधर मुल्की मईशत के 7वें जायजे के लिए पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात शुरू हो गए। इस दौरान IMF के कर्ज प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर बहाल करके माशी कारकर्दगी के अहदाफ को सेमाही बुनियादों पर हासिल करने के लिए नई डेडलाइंस का तयन किया जाएगा। जून की बजाय सितंबर में होने वाले मुज़ाकरात के बायस IMF ने पाकिस्तान के लिए किस्त की मालियत $560 मिलियन से कम करके $491 मिलियन कर दी है। अक्टूबर में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन IMF के हुकाम से फेस टू फेस मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन जाएंगे। वो आलमी बैंक और IMF के सालाना इजलास में भी शरीक होंगे। मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान की माशी टीम IMF को जिन उमूर पर मुतमईन करेगी उनमें बिजली की सब्सिडी 200 यूनिट माहाना खर्च तक महदूद करना, ज़रूरी ट्यूबवेल्स पर सब्सिडी छोटे काश्तकारों तक महदूद करना, 2300 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा उतारने के लिए नया रोड मैप बनाना, बिजली नरखों में इजाफे के लिए नए सालाना टैरिफ प्लान पर मुशावरत करना, सरकारी रकूम सिंगल ट्रेजरी अकाउंट में रखने के लिए नई डेडलाइन का तयन, इसी तरह निजी पावर कंपनीज को अदायगियों का शेड्यूल मुरतब करना और ब्यूरोक्रेसी के असासाजात की डिक्लेरेशन लाजमी बनाना शामिल है। IMF के तातुल का शिकार $6 अरब कर्ज के मंसूबों की बहाली भी बिजली के नरखों में तकरीबन ₹3 फी यूनिट यकमुश्त इजाफे से जुड़ी हुई है। यानी तभी ये ट्रांस जारी की जाएगी जब ₹3 फी यूनिट बिजली के टैरिफ में इजाफा किया जाए। ये शर्त है IMF की तरफ से कि ₹3 फी यूनिट फौरी तौर पर बढ़ाए जाएं। जून 2018 में 1148 अरब रुपए की गर्दिशी कर्जे 2327 अरब रुपए से तजावुज कर चुके हैं और ये गर्दिशी कर्जे IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स के अलावा हैं और यही चीज है जो आलमी मालियाती इदारों को टैरिफ में इजाफे और सब्सिडी के खात्मे के लिए दबाव बढ़ाने का बाइस भी बन रही है। हालांकि माजी में गर्दिशी कर्जों के खात्मे के दावों के साथ साथ IPPs के साथ नए मुआहिदों पर खुशियां भी बनाती रही है। बड़ा हमारा खसारा था जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो एक साल में 75% कम हुआ है। रेवेन्यू हमारा की चैलेंज है, पावर सेक्टर हमारा की चैलेंज है, प्राइस स्टेबिलिटी हमारा की चैलेंज है और ओवरऑल ग्रोथ इज आवर की चैलेंज। आज मुत्तफिका तौर पे नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो है वो पास कर दी है। लीस्ट कॉस्ट बेसिस पे सबसे कम प्राइसिंग के ऊपर ओपन कंपेटिटिव बिडिंग के ज़रिए यानी कि खुलेआम बिडिंग के ज़रिए इन जो है वो प्रोजेक्ट्स अप्रूव भी किए जाएंगे या डिसअप्रूव किए जाएंगे और आपके पावर प्लान के अंदर वो शामिल होंगे। इंशाल्लाह ताला इसको महीने का गर्दिशी कर्जे का बहाव इसको हम लोग कम करके 26 अरब तक लाएंगे। फिर जून 2020 तक इसको हम लोग 8 अरब रुपए महीना तक लाएंगे। दिसंबर 2020 तक इंशाल्लाह ताला गर्दिशी कर्जों का बहाव 0 हम लोग करके देंगे। ये वो दावे हैं जो हुकूमती वज़रा करते थे। माजी में हुकूमत गर्दिशी कर्जों को सिफर करने की दावेदार थी, मगर ये कर्जों का पहाड़ है कि बढ़ता चला जा रहा है। इस पहाड़ को अबूर करने के लिए आलमी इदारों की शराइत के सामने सर झुकाना पड़ रहा है, मगर इस सब का बोझ भी आम सारिफ को उठाना पड़ रहा है। ये बोझ इस हुकूमत के दौर में बढ़ रहा है जो अवाम को बिल जलाने का मशवरा दिया करती थी। माजी में क्या होता था, जरा वो भी आपके सामने रखता है। तो मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूं, पाकिस्तानी शहरे हुए मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।